हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। एक तो बड़ी खबर आज हमें एक बार फिर डिस्कस करना है। उड़ीसा में जो रेल एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं और अभी तक नहीं मालूम कि कितनी तादाद, ये कहाँ तक बात पहुँचेगी और इसमें जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किस पे डाली जाए। मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो इस्तीफे का कहीं कोई जिक्र नहीं है बीजेपी के सर्कल में। वो क्या कुछ है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये ऐसा बोर्ड है जिसमें मुसलमानों के सभी मसलकों, सभी फिरकों की नुमाइंदगी होती है और ये एक ऐसा बोर्ड है जो एक तरह से सियासी शऊर भी पैदा करने की इनकी जिम्मेदारी है। और इलेक्शंस के ज़माने में कभी कभी कुछ अपीलें भी आती हैं, लेकिन आमतौर पर क्या कुछ है, उनके इलेक्शन, उनके यहाँ जो अभी एक इजलास हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में, उसमें क्या कुछ हुआ है और ख़ुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या अहमियत है। मैं आपको याद दिला दूं आगे बढ़ने से पहले कि जब एनडीए की सरकार हारी, वाजपेयी जी की सरकार हारी, तो इसको ये समझते हुए आरएसएस की नज़र में कि यही एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, इसलिए इसको तोड़ो, कमज़ोर करो। इसलिए एक जदीद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाया गया बरेलवी मुसलमानों का और एक शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाया गया। बड़ी दिलचस्प कहानी थी वो। और उसमें उसमें हमारे पास ऐसी, मेरे पास कम से कम ऐसी रिपोर्ट है कि इजराइल और अमेरिका की एम्बेसी के लोग भी एक्टिव थे, बीजेपी के लोग एक्टिव थे और एक खवातीन का पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाया गया था। वो तो गुम होकर के रह गई, पता नहीं क्या हुआ। यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर लोगों की नज़र रहती है कि तन्हा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। उसमें क्या कुछ हुआ है इजलास में, वो हम समझेंगे। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी मसूद साहब। अब से पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त दिया। आप ये बताइए कि रेल एक्सीडेंट के बारे में थोड़ी सी पहले बात हो जाए, क्योंकि पूरे मुल्क की नज़रें लगी हुई हैं। रोज़ाना अखबारों में पूरा अखबार उन्हीं खबरों से है और लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। कितने घर उजड़ गए, क्या कुछ हुआ, किसकी गलती से हुआ, कहाँ हुआ, आप जी बताइए। आपके पास सबसे पहले तो मैं काजिम साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया मुल्क मिल्लत के मसाइल के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए, कुछ उमूर पर रोशनी डालने के लिए। जैसा कि आपने कहा, जो हादसा पेश आया बालासुर का उड़ीसा में, जो है जो डिरेलमेंट हुआ, तकरीबन जो है कन्फ्लिक्टिंग फिगर्स आ रहे हैं अमवात के। उसमें बताया गया 200, पहले 288 आ रहा था, लेकिन आज बताया गया कि 275 है। अल्लाह करेगा 275 ही रहे। और 1000 से ज़ायद लोग जो है अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, शरीक हैं, वहाँ पर उनका इलाज हो रहा है। तो उस हादसे की आप जो है यानी हैबत ना की, और उसकी जो है क्या कहेंगे, यानी इंसानी दिल को हिला देने वाली जो तस्वीरें हैं वहाँ से जो आई हैं, आप सबको जो है तो मगमूम कर दिया। और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें थी उनके तरफ से, सबके तरफ से जो है तो ये ताज़ियती बयानात भी आया और कहा गया है कि भाई ये इसकी अच्छी तरह से जांच होना चाहिए और जो भी अफराद इसके लिए कसूरवार है, जिम्मेदार है, इन जानों का जो इतलाफ़ हुआ है और जो हज़ारों में, हज़ार के करीब, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ वो एडमिट है, उसमें कितने माजूर हो गए होंगे ज़िंदगी भर के लिए। तो उनके लिए भी हम जो है ताज़ियत करते हैं, उनके जो है गम में बराबर के शरीक हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी वहाँ पर जाकर कहा कि जो भी खाती हजरात है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब खाती हजरात कौन है? यानी जिसकी भी गलती से हुआ, जिसकी भी गलती से हुआ, जो भी खतावार है, खतावार है, मुजरिम जो है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब अगर ये पैमाना अगर वो तय करते हैं, वाकई पैमाना करते हैं, तो उनकी हुकूमत खुद इसमें कठेरे में खड़ी होती है। रेलवे का जो निज़ाम जिस तरह से उनके इक़्तिदार में आने के बाद से जिस तरह से मुतासर करना शुरू किया गया, उसको प्राइवेटाइजेशन करने शुरू किया गया,
तो और जो भी चीज़ें रिपोर्टें हैं सामने, हमारे रिपोर्टें सामने हैं, तो उससे तो जो उनकी जो बात है तो वो तो ज़र्ब जो है तो जाकर जो है हुकूमत पर ही पड़ती है। अब उन्होंने जो है ऐलान किया है कि भाई सीबीआई से हम इंक्वायरी कराएंगे। अब सीबीआई का जो इदारा है, जांच एजेंसी जो है, वो जराइम के मामलात में जो है तहकीकात करती है। अब यहाँ पे हादसा हुआ है, यहाँ पे कोई जुर्म नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। तो हादसे की तहकीक के लिए आप किसी जो है उन्होंने जो बना के रखा हुआ है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, उससे करवाना चाहिए था, और दूसरे लोगों को वो लगवाना चाहिए था, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लगवाना चाहिए था। तो ये जो सिचुएशन है बड़ी जो है ना अब अजीब व गरीब भी है, यानी अभी से यानी अभी से जो इसके खतावार हैं उनको बचाने का इंतजाम शुरू हो गया। जी जी जी। आप देखिए कैग ने जो है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिट, यानी सबसे बड़ा इदारा जो है हमारा, हिसाब किताब जो रखता है, जमा करता है, उसने जो है अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया था, जो अभी आई है, रिपोर्ट आई है, कि 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी हादसे हुए, 10 हादसे हुए हैं, उसमें से 7 हादसे किसके नतीजे में हुए? रेल के डब्बे पटरी से उतर गए, डिरेलमेंट की वजह से हुए। ना कितना बड़ा मसला है ये। तो उसके बारे में ये बताया गया कि फिर उसमें आगे ये भी बताया गया कि ये जो जिस इलाके में हुआ है, ईस्ट कोस्ट जोन कहलाता है, क्योंकि रेलवे ने अपने जो है बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है दुनिया में, तकरीबन जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है रेल से जो सफ़र करने वाले हमारे मुल्क के तकरीबन 1 करोड़ 20-22 लाख लोग जो है रोज़ाना सफ़र करते हैं। इतनी आबादी तो ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं है, उससे ज़्यादा सफ़र करते हैं लोग। तो इन्हें ये एक लाइफ लाइन है हमारे लिए। तो वो जो ईस्ट कोस्ट का इलाका है जहाँ पर यह हादसा हुआ, बंगाल के करीब, बंगाल की सरहद से मिलता हुआ है वो बालासोर का इलाका, तो वहाँ पर जो है इन्होंने कहा था कि वो ट्रैक की जो जांच की जाती है, रेल एंड वेट कहते हैं उसको, तो ईस्ट कोस्ट के इलाके में तो एक मरतबा भी ये ट्रैक की जो है, ट्रैक बार बार जांच की जाती है कि भाई इस पर ट्रेन चल सकती है या नहीं चल सकती, कहीं ये पटरी उलट तो नहीं जाएगी, कमजोर तो नहीं होगी। तो वहां पे एक मरतबा भी नहीं किया गया। फिर उसके बाद कैग ने कहा कि भाई रेल सुरक्षा कोष, यानी एक मरतबा भी कितने साल में नहीं किया गया? ये 2017 से लेकर 2021 तक। जी जी, यानी 4 साल में एक बार भी वो इस इलाके में जो है ट्रैक को जांच नहीं की गई है कि वो किस हालत में है, वो सेहतमंद है या नहीं है, जी, उन पर रेल दौड़ाई जा सकती है या नहीं दौड़ाई जा सकती है, इसका इन्हें कोई वो ही नहीं है। बस हमारे वजीर आजम साहब को तो बस हरी हंडी दिखाते हैं, वंदे क्या है वो, वंदे भारत है, ट्रेन है, या फला बुलेट ट्रेन चलाना है, ये करना है, वो प्राइवेटाइजेशन करना है, किस तरह से जो है रिजर्वेशन का जो असर है किस तरह से जायल करना है। प्राइवेटाइजेशन लाने का मकसद क्या है? रिजर्वेशन को ख़त्म करना है। और ये चीज़ें जो है तो एसटी और ओबीसी और एससी जो अक़वाम है यहाँ पे रहती है, उनके समझ में नहीं आता, उनको जो है तो जज्बाती जो है चीज़ों में उलझाया जाता है, हिंदू मुस्लिम में उलझाया जाता है। तो अब देखिए कैग ने, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक और बात कही थी कि रेल सुरक्षा कोष के लिए 20,000 करोड़ रुपये जो है मुख्तस करने के लिए, उसके लिए मुकर्रर करने के लिए कहा गया था। वो 20,000 करोड़ रुपये भी नहीं दी गए। इसके माने ये है कि रेलवे सेफ्टी की तरफ ये हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद यूपीए हुकूमत ने, यानी जो इससे पहले वाली हुकूमत थी, कि ये ड्रेलमेंट होता है बार बार, हमारे पास रेलवे ट्रैक सही नहीं होते हैं, उनका जो है आप जानते हैं हमारे पास जो है जो सरकारी अमला होता है, सरकार में जो काम करने वाले मुलाजिम होते हैं, वो जो है बड़ी तसावली से, फर्शनाशी से काम नहीं करते हैं। आप किसी इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास भी जाओ, आपका अपना काम होता है, आप उसको पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो समझता है कि आप पर एहसान कर रहा है, वो आपसे कुछ हासिल करना चाहता है। एक मिजाज बना हुआ है हमारे मुल्क का जो है। तो ये जो है आपका जो हुकूमत ने कहा था, वो यूपी हुकूमत ने बनाया था कवच, है ना, सुरक्षा कवच, रक्षा कवच करके बनाया था, रक्षा कवच करके उसका नाम रखा था उन्होंने। उसको जो है अंग्रेजी में कहते थे एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम, है ना, जो कोलिजन होता है, ट्रेनों में टकराव हो जाता है, तो उसको किस तरह से रोका जाए
तो ये जो मंसूबा जो है कोंकण रेलवे ने तैयार किया था, और एक रेलवे का जो इदारा है, तहकीकात करने वाला इदारा, उसने भी इसको जो है तो वो कहा था कि भाई ये वायबल है, ये फिजिबल है, ये बहुत अच्छा है। मगर वो जो कवच है, ये कवच लफ्ज बड़ा अजीब व गरीब लगता है, वो हिंदी का, हाँ, गाड़ी ही हिंदी का लफ्ज है, हिंदी का भी नहीं है, संस्कृत का लफ्ज है। हिंदी के पास कहाँ लफ्ज है, जी जी सर वो संस्कृत के अल्फाज लेना पड़ते हैं उनको। हाँ। तो ये जो कवर था, सेफ्टी कवर था, वो सिर्फ 4% नेटवर्क के नेटवर्क में लगाया गया है। तो अब ये वहां पर अगर ये होता, नेट जहां पर हुआ वहां पे कोलूजन भी हुआ है ना, बिल्कुल, सिर्फ डिरेलमेंट नहीं हुआ है, कोलूजन भी हुआ है, बालासोर में जो है कोलूजन भी हुआ है। फिर आपने रेलवे को जो है 2017 और 18 का बजट जो है, एक रेलवे जो है एक बड़ी मिनिस्ट्री थी, उसकी मिल्कियत भी बहुत बड़ी थी, खरबों में मिल्कियत थी। आपने जो है उसको क्या कर दिया, 2017 और 18 के बजट में यूनियन बजट पेश किया जाता है, विफाकी बजट पेश किया जाता है, उसको जम कर दिया। उसकी जो खुद मुख्तारी थी, उसकी जो इंडिपेंडेंस थी, उसको ख़त्म कर दी। अब वो क्यों की गई थी, उसकी भी एक वजह ये है कि इनको जो है तो प्राइवेटाइजेशन करना था। ये जो हुकूमत है, जिन लोगों को जो है नुमाइंदगी करती, जिन लोगों के मफादात को जो है वो करती है, मुकद्दम रखती है, तरजीह देती है उनके मफादात की पैरवी के लिए, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट हस्ती होती रेलवे मिनिस्ट्री, तो मसला ये होता कि प्राइवेटाइजेशन करने में परेशानी होती है। अब किन लोगों को दिया जा रहा, वो स्टेशन पे जो है तो फला पार्टी को दिया, फला पार्टी को दिया। वो तो आप सभी जानते हैं कि गुजरात की पार्टियों को ज्यादा जो है तो वो मिलता है, वो तो बिल्कुल है ना, बिल्कुल फ्री में लुटाया जा रहा है। उसके बाद देखिए रेलवे का और एक सूरत हाल ये है कि एक दहाई खबर ये ना, 90 के दहाई में रेलवे में 18 लाख मुलाजिम थे। अब ये जो है छटनी करते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी जो मुल्क में बढ़ रही है आप सभी जानते हैं। तो ये 18 लाख जो है कम होकर कितने हो गए हैं, 12 लाख हो गए हैं। अब 12 लाख में से भी तकरीबन 3,18,000 ऐसे मुलाजिमीन आजकल कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर रखने में आसानी ये हो जाती है कि आपको वो जो है रिजर्वेशन का जो कोटा है वो फिल करने की जरूरत नहीं है आपको कॉन्ट्रैक्ट पर। और हुकूमत जो है पहलू तय करती है, वो जिम्मेदारी से बचती है कि भाई ज़ाहिर बात है किसी को मुस्तकिल मुलाजमत में रख दिया जाए तो उसको पूरी सहूलियात देना पड़ेगी, सारी सहूलियत देनी होगी, पेंशन देनी होगी, फिर बाद में देना होगा। तो ये जो है तो आप जो है कितने 12 लाख जो है तो तकरीबन कितने पोस्ट खाली पड़ी हुई है, 3 लाख पोस्ट खाली पड़ी हुई है अभी भी। इसके बावजूद भी ये 12 लाख में से 3 लाख पोस्ट जो है तो खाली पड़ी हुई है। और ये जिस इलाके में वाक़े हुआ हादसा, उस जोन में जो है 8,278 मुलाजमतें खाली है, आसामियाँ खाली पड़ी हुई है। और एक रिपोर्ट में आई थी, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ साउथ वेस्ट जोनल ने कहा था कि भाई ये जो हादसात हो रहे हैं, वो मैसूर में भी एक हादसा पेश आया था 2 फरवरी इसी साल दिया, फरवरी 8 फरवरी 2023 को प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ साउथ वेस्ट जोनल रेलवे ने कहा कि ये जो हादसात पेश आ रहे हैं, हमारा जो सिग्नल सिस्टम है वो खराब है, उसको बेहतर किया जाए, उसकी मरम्मत की जाए। लेकिन कौन सुनता है? यहाँ पे तो हर चीज सिर्फ इलेक्शन जीतना है, हुकूमत कैसे बनाना है, इलेक्शन जीतना है, जो है वो प्राइवेट पार्टियों को सब कुछ दे देना है, उनसे इलेक्शन फंड लेना है, इलेक्शन जीतते रहना है। अब ये मैं पोस्ट पर आ रहा था, वहां पर बीच में आ गया था, जो जोन है ईस्ट का जोन है, ईस्ट कोस्ट जोन है, वहां पर 8,278 जो है आसामियां खाली पड़ी हुई है। अब इस सिलसिले में जो रेलवे की जो आसामियां है भर्ती के सिलसिले में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, है ना, दफ्तर वजीर आजम की, उसके बाद कैबिनेट कमेटी। लेकिन ये दोनों भी इन्होंने जो है इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, है ना। हमारे मोदी साहब जो है वादा करके आए थे कि हम कितना देंगे रोजगार, आप बताइए जरा। जी 2 करोड़ 20 करोड़ कितने देना? 2 करोड़ का 2 करोड़ सालाना देंगे।
तो अरे अब तो लाखों में भी नहीं दे सकते हैं, अरे तो खाली पड़ी हुई वो भी पोस्ट नहीं दे सकते नहीं, हैं अब वो। तो इलेक्शन सीजन में अब ये करते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो टेम्परेरी रखे जाते हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर प्रधानमंत्री के जरिए दिए जाते हैं, जो कुछ हजार होते हैं। मतलब वो भी एक मजाक बना के रखा हुआ है, तमाशा बना के रखा हुआ है। ऐसा अजीब तमाशा। देखिए, मुझे इसमें एक बड़ी एक दिलचस्प एक तजर्बा याद आ रहा है कि जब इंग्लैंड में खिलाड़ी कमजोर होने लगे, जाहिर है वहाँ बहुत सी खराबियां हैं, तो वो टीम हारने लगी फुटबॉल वाली, तो वहाँ का मीडिया क्या करे, अपने लोगों का मॉरल भी ठीक ठाक रखना है। तो मॉरल ठीक रखने के लिए वो उन्होंने क्या शुरू किया है कि वो अपनी टीम हार गई ये खबर नहीं देते, अपनी हारी हुई टीम में से जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसके बारे में खबर छापते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे मोदी जी सारी नौकरियां छीन ली हाथ से, और अब उनमें से कुछ हजार जो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाते हैं और उनके भी कंफर्म नहीं होता। और उसमें एक और बहुत दिलचस्प कहानी है, कटआउट रखे जाते हैं प्रधानमंत्री के, और उस कटआउट के साथ आपको सेल्फी खींच के भेजना है किसी ऑफिस, यानी हम पे बड़ा एहसान हो गया, प्रधानमंत्री जी ने नौकरी दे दी। तो ये बिल्कुल हारे हुए खिलाड़ी की तरह की खबरें जैसे वहां चलती हैं, ऐसे यहाँ प्रधानमंत्री जी करते हैं। और एक बात, पार्लियामेंट को तो जो है तकरीबन जो है वो कर दिया गया है ना, उसको उज़्व मुअत्तल बना दिया गया। उसका कोई अहमियत नहीं है। 121 जो है दिन चलती थी वो घटकर जो है सिर्फ 56 दिन रह गई, और वजीर आजम साहब तो कभी कभारी यानी वो क्या कहते हैं ईद का चांद नजर आते हैं पार्लियामेंट में, जो है उनको ईद के चांद से जो है तो तशबीह दी जाती है अपोजिशन वाले। तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर है, उसने रेलवे बोर्ड पर बहुत सख्त तनकीद की थी। उसने कहा था कि ये कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी की जो रिकमेंडेशंस थी, रिकमेंडेशन दिया था कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी ने बहुत, तो रेलवे बोर्ड ने जो है उस पर अमल नहीं किया, उसको अमली जामा नहीं पहनाया। अब ज़ाहिर बात अमली जामा नहीं पहनाया, उसकी दो ही वजूहत हो सकती है, या तो मिनिस्टर साहब को उस तरफ कोई वो नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, वो दूसरे कामों में मसरूफ हो रहा है, या रेलवे बोर्ड के पास पैसा नहीं था, यानी वो जो तो उसको जो है यानी 8 या 10 और जो कमीशन जो है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने जो है उसका काम ये है कि वो जो हादसात होते हैं, मुख्तलिफ हादसात होते जाने चले जाती है, तो उसका जो है वो लिया जाए, जायजा लिया जाए। तो उसने भी कितना काम किया, 8 या 10% जो है हादसात की जांच की। तो ये तो बेहिसी का आलम है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है, देखिए जब रेलवे बाकायदा एक मजबूत मिनिस्ट्री होती थी तो रेलवे का बजट, पूरे मुल्क का बजट एक तरफ एक दिन अनाउंस होता था, और रेलवे बजट का बाकायदा एक दिन अलग से अनाउंस होता था। बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी पूरे मुल्क का एक बजट दिया जा रहा है। अब सब कुछ प्राइवेट पार्टियों के हाथ में दे करके, और आपने बताया कि इतनी पोजीशन खाली हैं, और उसके बीच में जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम होने थे वो कुछ नहीं हुए, और 5-7% तो उसकी ऑटोनॉमी छीन ली गई। तो अब हम आप रेल में सफर करते हुए क्या हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, और ये प्रधानमंत्री और रेलवे मिनिस्टर ये सुनेंगे भी नहीं कि भाई आपको इस्तीफा देना चाहिए। जी आप अपनी बात आगे। लाल बहादुर शास्त्री जो वजीर आजम थे, उनके जमाने में रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, वो कहीं हादसा हो गया था तो उन्होंने अखलाकी बुनियाद पर फौरन इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद भी कई लोगों ने दिया है, कई लोगों ने इस्तीफा दिया है, नीतीश कुमार ने दिया है, लालू यादव ने भी शायद दिया है। लेकिन इनकी ऐसा लगता है इनकी खाल जो है इतनी मजबूत है कि उस पर कोई असर ही नहीं होता। तो ये, और दूसरा एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि आरएसएस की शाखाओं में जिस तरह बच्चों की तरबियत दी जाती है, जिस तरह उनकी जहन साजी की जाती है, तो उसका एक नमूना जो है ये हादसा है, इंसानी अलमिया है, सानिया है, बहुत बड़ा वो है, उसको भी कमनल रंग दिया गया कि कहा गया कि ये जो है वहां पर जामे मस्जिद थी, वो जहां पर हादसे के साइड पर, और जो है वहाँ वो जुमा का दिन था, और उस वजह से हादसा हुआ, जामे मस्जिद के से लोग आ रहे जा रहे थे, फला
अब वो जो तहकीक करके वो अल्ट न्यूज और दूसरे जो भी इस तरह की झूठ को फैलाने, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो पर्दाफाश करने वाली जो भी वेबसाइट है, हाँ। उन्होंने बताया कि वो मस्जिद नहीं है बल्कि वो हरे कृष्णा हरे रामा का जो है ना, इस्कॉन वाले जो है, जी। उनका मंदिर है, बड़ा सा मंदिर बना हुआ है वहां पर। ये तो आप लगाइए, और इस हादसे का उससे भी कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई ये ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन आप लगाइए कैसी जहनियत बन गई है, किस जी, तरह की जहनियत जी, की पेश की जा रही है कि ये लोग जो है ना, ये खुद ही यानी इंसानी जानों का भी इनको एहसास नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, और उसको कम्युनल रंग दे रहे हैं। तो ये बड़ा मसला है। और यकीनी तौर पर मरने वालों की तादाद जाहिर है हिंदुओं की ही ज्यादा होगी, चूंकि जाहिर है मेजोरिटी में है तो हिंदू। और जब वो हिंदू भी फिर एक अब फर्दर डिफाइन करना पड़ता है कौन हिंदू है कौन नहीं है, हमारी अभी वो बहस नहीं है। इंसान है वो, हाँ बिल्कुल, हमारे भाई है वो। बिल्कुल। हमको तो इस्लाम तालीम देता है कि भाई पूरी इंसानियत जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से शुरू होती है, वो भी हमारे भाई है। बिल्कुल, उनमें भी वही खून दौड़ रहा है, उनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है, हमारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। हमारा पूरा कुदरती सिस्टम, वो भी नाक से सांस लेते हैं, हाँ। मुंह से खाना खाते हैं, ये सब कुछ है। बिल्कुल। यही इंसानी अलमियों को भी जो है वो बख्श नहीं रहे हैं आप। यानी कितनी बीमार ज़हनियत है, आप लगाइए, अब अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई एक हादसा हो रहा है, इंसानी हादसा हो रहा है। जैसा तूफान आता है तो वो किसी को छोड़ता थोड़ी है। हाँ, दरीन परीन जो भी होते हैं वो एक साहिल के पास बचाव के लिए आके खड़े होते हैं। तो ऐसे मौके पर भी आप ये कर रहे हैं, तो ये कहाँ है, मुल्क को ले जाएंगे ये लोग। अच्छा, मैं अब अगर कुछ रह गया, कुछ खास अगर कोई एक आध पॉइंट, यही चीजें मैं देखिए अब मैं आना चाहता हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में। उस पर हम बात करना चाहते हैं। वो इजलास काफी अहम था जो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या रिपोर्टें हैं, जरा बताइए। सबसे पहले मुसलमानों को एक तो ये अंदाज हो जाए आमतौर पर, और दूसरे लोगों को भी, कि ये बॉडी क्या है और इसका ये इस वक्त का जो इजलास है उसमें कौन खास ऐसी बातें हैं जो वहां डिस्कस की गई हैं। हाँ, हुआ ये था, देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे नाज़रीन को, व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब वजूद में आया, इसका मौरिद, इसका पस मंज़र क्या है। हुआ ये था कि शारदा एक्ट जो है, उस वक्त जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, वो शारदा एक्ट लेकर आ रहे थे, जिसमें मुतबन्ना को भी वही हुकूक दिए जो गोद लेते हैं ना, बच्चे को गोद लेते हैं। और इस्लाम में जो है वो जो है विरासत में उसको हिस्सा नहीं मिल सकता। मुतमन्ना जिसको गोद लिया जाता है, जिस बच्चे को गोद लिया जाता है, तो ये मामला आ रहा था, ये टकराव होने वाला था। तो इस सिलसिले में 1972 में बम्बई में एक इजलास तलब किया गया। 1972 में इजलास हुआ जिसमें कारी मोहम्मद तैयब साहब जो थे, मरहूम दारुल देवबंद के जो है मोहतमिम जो थे, वो उनकी इमा पर कई पूरे मुल्क भर से मौलाना अबुल हसन नदवी वगैरह सब जो है जमा हुए, वहाँ पे इजलास हुआ और कहा गया कि भाई ये एक ही चीज़ बची हुई है मुसलमानों के पास अपनी शनाख्त को रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, वो है शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937। और ये एक्ट भी इसी वजह से बना था कि बोहरा जो है, बोहरा नहीं, वो इस्माइली फिरके के जो लोग हैं ना, आगा खानी, उन लोगों ने ये किया था। अंग्रेजों के ज़माने में कोई मामला केस आया था तो फिर अंग्रेजों ने वो शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कायम किया था। उनकी मेहरबानी से बना हुआ है ये। तो इसमें चंद चीज़ें, आइली चीज़ें जो फैमिली से मुताल्लिक़, शादी ब्याह विरासत वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। तो 1972 में ये बोर्ड कायम हुआ। अब बोर्ड जो है, बोर्ड को जो है ब्रॉड बेस, वसील मसलक और वसील जो है मकतब फ़िक्र का बनाया गया है। आप देखेंगे कि इसके जो बोर्ड के जो सदर होते हैं वो वूमन जो है, ये बात सही है कि जो गालिब जो उसमें अक्सरियत रही है हमेशा देवबंदी मकतब फ़िक्र की रही है, लेकिन शिया मसलक, बोहरा और बरेलवी जितने भी मकातब फ़िक्र है उन सब की नुमाइंदगी दी गई है। और ये बोर्ड की एक बड़ी अच्छी हैसियत, अहमियत इस वजह से बनी कि इसमें कभी भी कोई खलफशार पैदा नहीं हुआ और इन्होंने अपना दायरे कार भी जो है मुतय्यन किया और वो अपने दायरे कार से कभी बाहर जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। अब ये जो मैं उसके बाद आता हूँ, ये जो इंदौर में जो इनका इजलास हुआ, उसकी एक ख़ास वजह ये भी रही कि जो बोर्ड के जो सदर थे, बहुत एक अरसे से चले आ रहे थे, मौलाना
राबे हसनी नदवी साहब, उनका इंतकाल हुआ। इनका इंतकाल होने के नतीजे में बोर्ड की सदारत का जो ओहदा है वो खाली हो गया। अब वो जो है सदारत का ओहदा खाली हुआ, उससे पहले वो जो जनरल सेक्रेटरी साहब थे हमारे मौलाना वली रहमानी साहब, उनका भी इंतकाल हो गया था। यानी वो जो उनके ज़माने में जो बोर्ड कायम हुआ था, उससे पहले वो मौलाना निज़ामुद्दीन साहब जो थे, सैयद निज़ामुद्दीन साहब इमारत शरिया बिहार के, उनका इंतकाल हो गया था, तो उनकी जगह पर उनको बनाया गया था। तो वो जो बोर्ड के क़याम में जो है मिन्नतुर रहमानी साहब का भी वो रहा, बड़ा अमल दखल रहा, जो मौलाना वली रहमानी साहब के वालिद थे, वालिद मोहतरम थे। तो ये बोर्ड और इसमें उसमें अक्सर वाइस प्रेसिडेंट शिया रहे हैं। हाँ, शिया मौलाना कल्बे सादिक साहब, आजकल जो है ये आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो वाबस्ता साहब हैं, जी, हाँ, वो उनको बना रखा हुआ है। हाँ, उसमें नुमाइंदगी है, नुमाइंदगी है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड की नुमाइंदगी हमेशा रखी गई है। तो अब ये जो है जाहिर बात है सदर का ओहदा खाली हो गया था। अब सदर का जो है, जो सदर मौजूदा जो जनरल सेक्रेटरी है खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो फ़िक़ा एकेडमी ऑफ इंडिया की भी जो है तो सेक्रेटरी हैं, तो उन्हीं के इसमें चलता है वो इदारा, जो है बहुत अच्छा इदारा है फ़िक़ा एकेडमी। उनको जो है तो सदर मुंतखब किया गया इत्तेफाक राय से। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी जो है मौलाना अब्दुर्रहीम मुजद्दिदी साहब जो है, मुजद्दिदी साहब, वो उनको जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। लोग समझ रहे थे कि भाई ये मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को जो है तो बनाया जाएगा, लेकिन उनके तरफ से कभी कभी कुछ इस तरह के बयानात आते हैं कि उससे कुछ जो है यानी बोर्ड की जो है छवि जो है वो कुछ ना कुछ मुतासर हो जाती है, कंट्रोवर्शियल क्या आ जाती है। जैसा उन्होंने वो अतीक जो है वहाँ का जो मेंबर पार्लियामेंट थे, जिस तरह अतीक और अशरफ दोनों भाइयों को जिस तरह से जो है तो एक साजिश के तहत हलाक कर दिया गया था, है ना, तो उनके बारे में कहा था। तो एक जाहिर बात है वो तो उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में कहा होगा, लेकिन क्योंकि बोर्ड से वाबस्तगी के नतीजे में वो बोर्ड का वो चला जाता है वहाँ पर, तो वो जो है, हालांकि वो एक मौजूद शख्सियत थे, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी वाइब्रेंसी, उसकी जो है स्ट्रीम लाइन जो करना है, और तो नया ब्लड इन्फ्यूज करना चाहिए, नया ब्लड शामिल करना चाहिए। तो ये बोर्ड की जो इंतखाब अमल में आया, तो ये जो मुसलमानों का एक बड़ी खराबी है, बड़े सगीर के मुसलमानों में और दुनिया में भी, कि मुझे हमेशा याद आता है वो मौलाना अखलाक हुसैन दहलवी खासमी जो थे ना, मुफस्सिर कुरान, वो जमीयतुल उलमा से वाबस्ता रहे थे, कि मुसलमान बहुत जो है हज़रत हुसैन की सुन्नत का तो बहुत तस्करा करता है, लेकिन अमल करता है सुन्नत माविया पर। तो ये बोर्ड के जो कुछ लोग जो बनाए गए हैं वो विरासत में आए हुए हैं। खुद मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब जो है बोर्ड में आए, किस वजह से आए, वो उनके जो है रिश्तेदार थे मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब, उनसे उनका रिश्ता है। अभी जो सेक्रेटरी बनाया गया है फैसल रहमानी साहब, वो वली रहमानी साहब के वो है। उससे पहले वली रहमानी साहब आए, वो मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के साहबजादे थे। उसके बाद वो मौलाना सालिम कासमी साहब थे, वो तैयब साहब की जगह पर थे, वो मरूम हो गए। तो ये जो खराबी है, कमजोरी है, यानी अगर जो है, अगर ये सही तरीके से इंतखाब हो और नया ब्लड हो तो ये ज्यादा बेहतर मौसर। अच्छा, मैं अब ये समझना चाहता हूँ, इसमें इलेक्शन के अलावा कुछ डे टू डे जो आजकल मुसलमानों के मसाइल हैं, क्या उस पर बात हुई? वो डे टू डे मैं बताता हूँ। उसके बाद जो है आप उन्होंने जो उनका जो बना हुआ है स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ओहदेदारों का, तो उसमें जो सेक्रेटरीज में किसी जो है एक मॉडर्न तालीम याफ्ता जो दीन का भी अच्छा इल्म रखता है उसको एक सेक्रेटरी बनाना चाहिए था। सब वो दीनी मदारिस से वाबस्ता लोग हैं, जो सेक्रेटरीज बनाए गए हैं वो दीनी मदारिस के हैं, वो रिवायती सोच रखते हैं, वो उनके पास नए आइडियाज नहीं होते, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं होते हैं। तो ये ऐसे लोगों को जो है कम से कम लेकर आना चाहिए कि भाई कोई ऐसा, बहुत लोग हैं इस नहज पर काम करने वाले मॉडर्न एजुकेटेड जो दीन का भी बहुत अच्छा इल्म रखते हैं, तो उस तरह से लेकर आना चाहिए था, उन्होंने नहीं लाया उसके अंदर। ये बड़ा मसला है, क्योंकि आजकल आपको जो है ये एक सियासत का हिस्सा बना हुआ है। अच्छा, वैसे भी देखिए, नहीं आइडेंटिटी सियासत नहीं, मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ
देखिए इस वक्त खास तौर पर जिस किस्म के मुल्क के हालात हैं, जी जिस किस्म के चैलेंजेस हैं जी। मुसलमानों को, जी उन पर उनके हल के लिए या उसके सद्देबाब के लिए हाँ। बहरहाल हाँ। एक वैरायटी ऑफ थॉट्स जरूर होनी चाहिए, जी, ना कि सिर्फ एक ही किस्म के या एक ही मदरसे के। हाँ। तो इसमें क्यों नहीं ऐसा होता? क्या आप तो एक लंबे अरसे से हाँ, जी। इन सबको नजदीक से जी, देखते आए हैं। ये एक तो बात ये है कि मसला बोर्ड का जो है ना दायरेकार बिल्कुल मुतय्यन है, फिक्स्ड है कि भाई हमारा काम सिर्फ जो है शरई उमूर को देखना है, उसको डिफेंड करना है। अब उन्होंने अपना जो उनका जो ब्रीफ है उससे निकल, अरे साहब उसमें भी कहाँ कर पाए। हाँ। जब पिछले बार जो कुछ महीनों ट्रिपल कुछ साल तलाक का पहले मामला। ट्रिपल तलाक वाले हाँ, मामले हाँ, में जी। वो अपनी कोई पोजीशन ठीक से नहीं रख पाए, हाँ। और वो इतना कंफ्यूजिंग था कि आप किसी चीज की मुखालिफत कर रहे हैं, उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे ठीक से, तो वो भी कहाँ कर पाते हैं। नहीं वो तो था उनका एक ये था, पहलू ये था उसके अंदर हाँ। कि ठीक है ये ट्रिपल तलाक सही नहीं है, हाँ। हम उसकी तलखीन करते हैं, लोगों को कहते हैं नहीं देना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए। उनका एक बुनियादी कानूनी नुक्ता ये था कि जब जो है आप जिसकी जो है रस्म चली आती है, हवाला देते हैं हमारे जज साहिबान वगैरह, कोई दूसरे मजहब का मामला आता है, यानी जो वैदिक धर्म का मामला आता है, तो आप जो है उनकी जो है वो मिथ्यु भी जो है तो उसको दर्जा देते हैं। वहां पर सिर्फ वो ये कह रहे थे, वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे। मसला बोर्ड का सिर्फ ये था कि भाई ये हमारा हक है, जो कहा गया है कि भाई आपको एक्सप्रेस करने की और प्रैक्टिस करने की जो इजाजत है, ये हमारा हक है, उसी का पार्ट है वो। ये था उनका बुनियादी नुक्ता, ये था। ये अलग बात है कि नहीं मतलब गलत भी बता रहे थे और सही भी बता रहे थे, ये एक इशू। नहीं, गलत तो बता ही रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कह देना चाहिए था कि भाई हम जो है इसको विड्रॉ करते हैं, कि भाई हम कह देंगे, तो वो वहां पर वो कोलैप्स हो जाता था, कोलैप्स हो सकता था। अब क्या करते हैं, हमारे दरमियान से कुछ मुस्लिम खवातीन को जो तो खड़ा करते हैं, तैयार करते हैं कि भाई तुम ये करो सबसे पहले। तो इस तरह का मामला है। तो बोर्ड का मामला जो है ना बहुत ही महदूद है। वो सिर्फ मसाजिद के मामले में तभी आया कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हो गई उसके बाद ही वो उसमें आया, मैदान में आया। उससे पहले अच्छा लड़ रहे थे। अच्छा मैं अब जरा वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, कंक्लूड करने के लिए मेरे पास एक सवाल है कि इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से सियासी लोग खौफजदा होकर के ये मुत्तहिद एक प्लेटफॉर्म है मुसलमानों का, और उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनवाने की कोशिश की गई थी, हालांकि उसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन क्या अब भी सियासी मामलात में या सियासत में कहीं कुछ इफेक्टिवनेस इनकी है? नहीं, सियासी मामला से तो इनका कोई, यानी मैंने कहा ना पहले, इनका कोई सरोकारी नहीं, रखना भी नहीं चाहिए इनको। जो उनका जो है अब ये एक्स्ट्रा सिविल कोड का मामला है, ये जो है ना, ये हुकूमत जो है इसको डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। तो वो वहां पर जो है, जैसा कर्नाटक के इलेक्शन में देखा, इनको बजरंग बिल्ली कुछ समझ रहे थे कि भाई ये हमको डूब रहे, हम कम से कम ये तिनका हमको जो है तो सहारा देगा, लेकिन वो भी काम नहीं आया। तो अब ये हुकूमत जो है उसकी नियत तो इंटेंट जो है सब जानते हैं। तो ये हो सकता है एक्स्ट्रा सिविल कोड का जो है तो ला सकती है, लेकिन ये अभी से जो है ना, ये तो एक्स्ट्रा सिविल कोड शोशा बार बार छोड़ा जाता है, ऐलान किया जाता है, ये किया जाता है। अब जैसा कर्नाटक इलेक्शन में कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, तो अब ये कर्नाटक का इलेक्शन हो रहा था, 2-3 जगह जहां पे असेंबली इलेक्शन हुए ना, तो वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि वी विल इम्प्लीमेंट कॉमन सिविल कोड। अरे भाई रियासती हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है वो बनाने का, तो कहां से? सुनिए उसमें भी बड़ा दिलचस्प उसमें एक बड़ा दिलचस्प पेज था। उसमें देखिए कितना धोखा है इन लोगों के मिजाज में, फरेब देना। नहीं फरेब। मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि हम कॉमन सिविल कोड लाने के लिए प्रोपोज्ड वो क्या होगा स्ट्रक्चर, उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे। मतलब वो कॉमन सिविल कोड, देखिए कमेटी बनाएंगे का मतलब हम टला देंगे उसको, लेकिन अभी आप इसके नाम पे वोट दे दो। तो ये बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। अब ये मामला जो है ना, ये एक्स्ट्रा सिविल कोड पर ये बिला वजह जो इनसे कहा, मैंने इनकी जो अब सदर बने हैं उनसे भी कहा कि आप क्यों रिएक्ट करते हो, आप क्यों उनको मैदान प्रोवाइड करते हो।
आपका अकेले का हाँ, मसला नहीं है। नहीं, उनकी तरफ से नहीं, उनकी पॉलिटिकल ट्रैप बिछाते हैं। हाँ। वो तो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें उस पर, ज्यादा जोर से रिएक्ट करें। अभी भी उन्होंने जो है ना वो वहां पे ये उसी पर फोकस किया। तो अरे क्यों आप करते हो? नहीं, देखिए देखिए हिंदुत्व राष्ट्र वाले जो हैं वो हाँ। कभी कोई हाँ। मसौदा तो पेश करते नहीं जी कि क्या होगा जी। कॉमन सिविल कोड, और इधर से रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो इलेक्शन जीतने के लिए तैयारी हाँ, कर वो लेते करते हैं, उसी के लिए करते हैं। अच्छा देखिए, आप अकेले नहीं है ना, आप ईसाई हैं यहाँ पर, वो एसटी अरे साहब इसमें देखिए मुझे एक बहुत पारसी है। एक सेंसिटिव किस्म की एक चीज मुझे याद आ गई जी कि एक ज़माने में जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, बाबरी मस्जिद के लिए जद्दोजहद चलती थी, तो कुछ लोग ये कहते थे कि इन दोनों में सेटिंग है। एक तरफ से एक बयान आता, दूसरी तरफ से दूसरा बयान आता, मुसलमान हिंदू आपस में टेंशन में रहें। तो कहीं क्या ये रिएक्शनरी बनाने के लिए तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती? क्या मुसलमानों में उधर भी इशारा हो जाता है कि रिएक्शन करा दिया जाए? पिछले दिनों एक बात बहुत घूम रही थी कि बहुत सी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में आरएसएस अपनी पसंद के लोगों को बिठा रहे हैं, तो क्या उस तरह के उनकी पसंद के लोग इस किस्म का रिएक्शन दे करके उनको एक स्पेस दे देते हैं? ये एक अलग एक बहस है वाकायदा। हाँ, बहुत ही दिलचस्प है जी। और मजलिस मुशावरत के प्रेसिडेंट जो थे पिछले, वो रॉ जो खुफिया एजेंसी है उसके साबिक चीफ को अपने यहाँ चीफ गेस्ट बुला करके बड़ा फख्र महसूस करते थे, और वहां कहीं से पैसे आए, वो लिफाफा भी पकड़ा गया। तो क्या इस किस्म के लिफाफे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी जाते हैं आरएसएस की तरफ से? इस पर बहरहाल मुसलमानों को गौर करने की जरूरत है कि आखिर ये जो हमारे सामने हमारे लीडर बना करके पेश किए जाते हैं, अंदर से भी वैसे है या नहीं है? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल बारी मसूद साहब। देखिए, मैं तो बहुत खुल करके जो चीज़ें भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जितने भी तजर्बात हैं, हम लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग ज़रा खोलें और वो अंधभक्त ना बने किसी के भी। अच्छी तरह से सोचें, गौर करें, कौम के लिए, मुल्क के लिए क्या अच्छा है वो काम करें, वो बात समझें। मैं समझता हूँ वही बहुत बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।